पीएस क्लासेज 06 में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम पढ़ेंगे जो रेलवे 2025 में जो एग्ज़ाम हुए हैं आरआरबी ग्रुप डी का लेवल 1 का, उसके हम क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं सीरीज वाइज से। आज पहला पेपर है जो कि 27/11/2025 को मॉर्निंग शिफ्ट का है, 9 बजे से लेकर 10:30 तक का। आरआरबी लेवल 1 स्टेज 1 का है जिसको हम ग्रुप डी भी कहते हैं। और इसी सीक्वेंस में सारे पेपर आएंगे, एक फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट, ऐसे जितने भी पेपर हुए हैं सारे पेपर आएंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखना, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। इसमें हम साइंस के क्वेश्चन रहेंगे। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम साइंस के क्वेश्चन देखेंगे, किस तरह से साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो यहाँ पे पहला सवाल हम देखते हैं। पहला सवाल कह रहा है कि एक पिंड को ऊंचाई से गिराया जाता है। क्या कोई पिंड है उसको ऊपर, जैसे छत मान लीजिए, क्या किसी पेड़ के मतलब टॉप से गिराया जाता है नीचे की तरफ, और 3 सेकंड तक गिरता है। इसका समय जो गिरने का है वह 3 सेकंड में जहां से गिराया जाता है वहां से जमीन पकड़ लेता है। और जो जी का मान है वह 10 मीटर पर सेकंड है। तो पूछ रहा है इसका अंतिम वेग कितना होगा, इसका अंतिम वेग पूछ रहा है। देखो हम इसको निकालेंगे कैसे, बहुत सरल तरीका है। देखो एक लॉ होता है v बराबर u प्लस जी टी। कितना? v बराबर u प्लस जी टी। यही g जो है अगर इसके स्थान पे हम a ले लें तो यह, जब g लेते हैं तो यह ऊंचाई से गिराया जाता है, और जब a लेते हैं तो त्वरण है, जैसे मोटरसाइकिल वगैरह का त्वरण निकालते हैं तो वह है। तो यहाँ पे जो u है ना, हमारा u 0 हो जाएगा। यहाँ पे जब u 0 हो जाएगा तो v बराबर हो जाएगा g इंटू टी। गुणा कर लीजिए। t का कितना मान है? g का मान है 10 है और t का मान 3 है। 10 तिहाई 30 मीटर पर सेकेंड हमारा पहला आंसर हो गया। कितना? 30 मीटर पर सेकेंड। दूसरा प्रश्न है, यह साबुन से संबंधित है। कह रहा है साबुन की मर्जन क्रिया में मिसेल की मुख्य भूमिका क्या होती है। तो देखो जो मिसेल की मुख्य भूमिका होती है वो होती है कपड़ों से तेल और गंदगी को ट्रैप और हटाना। मतलब जो कपड़े में तेल और गंदगी लगती है इसको ट्रैप करना और इसको हटाना, यह साबुन की मर्ज क्रिया में मिसेल का काम होता है। फिर अगला यहीं पे दिया हुआ है, लेंस की शक्ति को किस रूप में परिभाषित किया जाता है। आपने लेंस को पढ़ा होगा। लेंस की शक्ति को डायप्टर के रूप में कहते हैं। यह फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है। किसका व्युत्क्रम होता है? d बराबर या तो 1/f कर लीजिए या f बराबर 1/d कर लीजिए, 1/d कर लीजिए। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि मीटर में इसकी फोकस के व्युत्क्रम होता है। यह करेक्ट है क्योंकि f बराबर 1/d होता है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है। क्या? निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला गया कार्य धनात्मक हो सकता है। देखो कार्य धनात्मक भी होता है, चलो इसको भी सही मानते हैं। किया गया कार्य ऋणात्मक होता है, ये भी सही मानते हैं। अब दो बातें सही हो गई हैं कि कार्य धनात्मक भी होता है, कार्य ऋणात्मक भी होता है, लेकिन कार्य शून्य भी होता है, इसको भी ध्यान रखना। तो यहाँ पे दोनों धनात्मक और ऋणात्मक अलग अलग दिए गए हैं। अब देखो यहाँ पे दिया गया है कि कार्य बल की दिशा के आधार धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। यह सत्य है क्योंकि इसमें दोनों बातें निर्भर हैं। कैसे? देखो थोड़ा यहाँ पे हम देख लेते हैं। कार्य W बराबर होता है F(s) cos थीटा। यही फार्मूला होता है, W बराबर F(s) cos थीटा। तो देखो यदि थीटा का मान 0 अंश लें तो cos थीटा का मान 1 होगा। यदि थीटा का मान 90 अंश लें, कितना? 90 अंश लें, तो cos 90 अंश का मान, यहाँ पे थीटा की जगह 0 रख देना, 0 होता है। और यदि हम थीटा का मान 180 अंश लें, कितना? 180 अंश लें, तो जो cos का मान आएगा वह -1 आएगा। कितना आएगा ये बात आप समझ लीजिए। तो कहने का मतलब कि कार्य दिशा के ऊपर निर्भर करता है। किसके ऊपर? कार्य दिशा के ऊपर निर्भर करता है।
अगर 1 रखोगे तो धनात्मक आएगा भाई, 1 रखोगे तो W बराबर 1 रखोगे तो W बराबर कितना आएगा, हमने 1 रखा तो W बराबर FS आएगा। आएगा कि नहीं आएगा भैया? अगर हम 0 रख दें, cos थीटा बराबर cos 90 अंश बराबर 0 रख दें तो W बराबर 0 आ जाएगा, मतलब कार्य कुछ नहीं होगा, यहाँ पे कार्य धनात्मक होगा। अगर cos थीटा बराबर 180 अंश रख दें तो कितना होगा, W बराबर -FS ऋणात्मक होगा। तो यही प्रश्न कह रहा है कि कार्य क्या होगा। अगर सिर्फ ऑप्शन धनात्मक दिया हो तो सही होता, ऋणात्मक दिया हो तो सही होता, लेकिन ऑप्शन में धनात्मक और ऋणात्मक दोनों दिए गए, वह सबसे करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब इसके बाद अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने में नहीं किया जाता है। देखो बात को समझो, विलयन की सांद्रता व्यक्त करने में नहीं किया जाता है। पहला है विलयन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, इसका उपयोग किया जाता है भैया। इसके बाद है सी विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत, ए भी किया जाता है, और आयतन प्रतिशत ए भी किया जाता है। 20 का ऑप्शन है विलयन का आयतन द्रव्यमान। देखो भैया बहुत कॉमन सी बात समझना यार, जो कॉमन सी बात हम आपको बताने जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए सबसे पहले द्रव्यमान आएगा कि सबसे पहले आयतन आएगा, हमको यही बताना। सबसे पहले द्रव्यमान आएगा, जब द्रव्यमान आएगा तभी आयतन आएगा, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। ठीक, फिर अगला हम देखते हैं, अस्थमा एक रोग होता है। क्या? अस्थमा एक रोग होता है जो हमारे सांस से संबंधित होता है। जिसके सांस वगैरह फूलते हैं तो लोग उनको कहते हैं आपको अस्थमा हो गया है, गांव की भाषा में कहते हैं दमा हो गया है। तो इसमें क्या होती है, देखो श्वास नली तो हाँ लागत बापा लगी लात मारा था। फिर देखो दूसरा क्या कह रहा है, कह रहा है डायफ्राम पे इफेक्ट डालता है, नहीं है। ब्रोकी और ब्रोंकियोल्स दो होती है, एक ब्रोकी होती है और ब्रोंकियोल्स होती है, इसको प्रभावित करती है। फिर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी धातु, क्या निम्नलिखित में से कौन सी धातु सक्रियता श्रेणी के मध्य में निष्कर्षित की जाती है। देखो धातु की जो सक्रियता श्रेणी होती है इसी के अनुसार धातु को अलग किया जाता है। जैसे सोडियम दिया है, पोटेशियम दिया है, सोना दिया है, लोहा दिया है। देखो सोना तो सबसे कम क्रियाशील है, मतलब अक्रिय गैस है, सॉरी अक्रिय धातु है। बाकी जो सोडियम पोटेशियम है ज्यादा क्रियाशील है और लोहा उससे कम है। तो यहाँ पे लोहा को सबसे मध्य में निष्कर्षित किया जाता है।
अगला क्वेश्चन है, जब मुद्रित सामग्री जब मुद्रित सामग्री एक मोटी कांच की पट्टी रखी जाती है तो अक्षर उभरे हुए दिखाई देते हैं, ऐसा किस कारण से होता है? देखो, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। जैसे बाल्टी में पानी भर दीजिए, ये बाल्टी है हमारी, ये बाल्टी है, बाल्टी में यहाँ तक पानी भर दीजिए, आप यहाँ तक पानी भर दीजिए। इसके बाद यहीं पे एक सिक्का रख दीजिए, यहीं तली पे सिक्का रख दीजिए। तो ये सिक्के को देखोगे तो यह सिक्का उभरा हुआ दिखाई देगा। उसका कारण जानते हो क्या है? क्योंकि जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे, हमारी आँख है, अगर यहाँ से जो रोशनी आ रही है यहाँ से टकरा के फिर वापस चली जा रही है, तो यह क्या है? यह प्रकाश का अपवर्तन है। जब रोशनी टकरा के वापस जाए तो वह प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण हमें वह उभरा हुआ अक्षर दिखाई देता है। अगर बाल्टी में सिक्का उठा हुआ दिखाई देता है, वह भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। इसके बाद अगला है, जब जल और पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं तो शैवाल प्रक्रिया द्वारा तेजी से वृद्धि करते हैं और गुणित होते हैं। देखो, एक होता है खंडीभवन, फ्रेगमेंटेशन के कारण जो है कि जो शैवाल होते हैं वह बहुत तेजी से वृद्धि करते हैं। क्या होता है जब जिंक की छड़ को जलीय कॉपर सल्फेट के विलयन में रखा जाता है? तो क्या रिजल्ट निकल के आता है? कॉपर सल्फेट विलयन का नीला रंग फीका पड़ जाता है। जो विलयन का नीला रंग होता है वह फीका पड़ जाता है। प्रश्न 11 है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विभवांतर को वोल्ट में मापा जाता है, एकदम करेक्ट है। 1 वोल्ट 1 न्यूटन प्रति कूलाम के बराबर होता है, यह एकदम गलत है। दूसरा वाला गलत है, पहला वाला सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन है, वह कौन से पोल्ट्री पक्षी हैं जिन्हें अंडे उत्पादन के लिए पाला जाता है? अंडे का जो उत्पादन किया जाता है उन कौन सी पक्षी द्वारा किया जाता है जो पाले जाते हैं? देखो, कौन सा होता है? एक लेयर प्रजाति होती है, उसी को अंडे उत्पादन के लिए पाला जाता है। कोशिका विभाजन की किस विधि द्वारा, यहाँ पे प्रश्न है कि कोशिका विभाजन की किस विधि द्वारा द्विगुणित गुणसूत्रों को अगुणित युग्मों में विभाजित किया जाता है? तो क्या है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्या? अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन में जैसे नर और मादा के अर्धसूत्री विभाजन में मिलके तब वहां पे बच्चे का उत्पादन होता है ना, तो किसके माध्यम से? अर्धसूत्री विभाजन के माध्यम से। चलो, यहाँ पे एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। एक तरंग पूरी होने में कितना समय लगेगा? आवृत्ति कितनी दी है? 50 हर्ट्ज। देखो कितना लगेगा। देखो, जो आवृत्ति होती है समय के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यदि हमें समय t निकालना है तो हम 1/50 कर देंगे, मतलब 50 कर देंगे। अब आप भाग दीजिए, इसको निकालिए, लिखिए। 0 लिखोगे, फिर दशमलव लगाओगे तो यहाँ पे 10 लगाओगे, फिर 0 लगाओगे तो यहाँ पे 0 लगाओगे। 50 दूना 100, कितना आ गया? 2 आ गया। तो 0.0002 नहीं। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से, क्या प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जीवन प्रक्रिया प्रजाति में विविधता लाने के लिए महत्वपूर्ण है? तो क्या होता है? एक लैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन जो होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वह प्रजातियों में विविधता लाने के लिए महत्वपूर्ण या जिम्मेदार होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, वह प्रकार्यात्मक समूह जिसमें ऑक्सीजन विषम परमाणु में नहीं होता है, तो वह क्या है? हेलो एल्केन। इसमें ऑक्सीजन विषम परमाणु में नहीं होता है। 17 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्थिर अनुपात का सर्वोत्तम रूप में वर्णन करता है?
तो देखो कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी है कि रासायनिक यौगिक में समान तत्व सदैव द्रव्यमान की समान अनुपात में होते हैं। क्या समान अनुपात में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समान वृत्तीय गति का उदाहरण प्रस्तुत करता है। एक समान वृत्तीय गति क्या होती है कि जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग में घूमे तो उसको क्या कहते हैं, वृत्तीय गति कहते हैं। तो अपने मार्ग पर त्वरित होकर कार थोड़ी ना वृत्तीय गति करेगी, कार तो सड़क की गति करती है, सड़क है इस पे कार गति करेगी। नियत चाल से घूर्णन करती पंखे की ब्लेड, पंखा आप चलाओगे तो यह गोला। अरे हाँ वो तो गलत गवे हो। हाँ वही के बाबा हमारे एकदम से फिर देखो अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्न में से कौन सा पादप ऊतक का प्रकाश संश्लेषण करता है। मतलब पादप ऊतक मतलब पादप का मतलब पेड़ पौधों से आप समझ लीजिए, पादप का प्रश्न आया तो पेड़ पौधों से समझ लीजिए। तो क्या होता है, हरित ऊतक होता है जिसको हम क्लोरेनकाइमा कहते हैं। हरित ऊतक को क्या कहते हैं, क्लोरेनकाइमा कहते हैं। अच्छा जाइलम होता है, देखो जाइलम का क्या काम होता है, ज से जल होता है, ज से जाइलम होता है, ज से जड़ भी होता है। तो जड़ से जो जाइलम होता है जल और खनिज लवण को पत्तियों तक पहुंचाता है। इसके बाद स्क्लेरेनकाइमा होता है, यह किसी भी पेड़ पौधों को दृढ़ ठोस बनाता है। और जो होता है पोषवाह, इसको कहते हैं जाइलम फ्लोएम, इसको क्या कहते हैं, इसको फ्लोएम कहते हैं। इसका काम होता है पत्तियों से खाद्य पदार्थ को रिटर्न वापस लाना पेड़ पौधों तक। पत्तियां जो भोजन बनाती हैं तो उसको क्या है कि जड़ तक पहुंचाना, तने हर अंग में पहुंचाने का काम फ्लोएम करता है। ठीक, देखो इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक कुंडली का प्रतिरोध 44 ओम है, इसे 220 वोल्ट की आपूर्ति से जोड़ा जाता है, तो कुंडली द्वारा खपत की गई शक्ति कितनी होगी। तो इसकी खपत की गई शक्ति कितनी होगी, 1100 वाट होगी। कितनी होगी, 1100 वाट होगी। फिर प्रश्न है, पृथ्वी की परिक्रमा एक वृत्तीय पथ पर नियत गति से करने वाले उपग्रह की एक समान वृत्तीय गति का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इस गति का कौन सा गुण इसके त्वरण को शून्य होने से रोकता है। देखो त्वरण को शून्य होने से क्या रोकता है, चौथा ऑप्शन है, इसको समझना अच्छे से। गति की दिशा प्रत्येक बिंदु पर निरंतर बदलती रहती है, अर्थात वेग परिवर्तन होता रहता है। देखो जब आप वृत्तीय गति करोगे, क्या जब आप एक वृत्तीय गति करोगे, अनवरत इसी के माध्यम से घूमोगे, तो बात को समझना है। यहाँ पे कह रहा है कि वेग परिवर्तित होता रहता है। जैसे मान लीजिए आप यहाँ से यहाँ गए, वेग की दिशा चेंज नहीं होगी, यहाँ से गए वेग की दिशा चेंज होती रहती है। मेन कारण यही है। फिर अगला प्रश्न है 22 नंबर का क्वेश्चन है कि क्या होता है जब एक नेफ्थलीन बाल को खुली जगह में धातु की प्लेट में जला दिया जाता है। मतलब जो नेफ्थलीन होता है अगर उसको खुली जगह में एक धातु की प्लेट में जला जाए तो क्या रिजल्ट मिलता है। तो इसका होता है, यह धातु की प्लेट पर काले कजली निक्षेप के साथ पीली ज्वाला के, मतलब जो जलती है
तो एक काला कजली के रूप में छोड़ती है और उसकी ज्वाला पीली होती है जब नेफ्थलीन बाल को हम जलाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, प्रजनन के दौरान प्रजनन के दौरान डीएनए प्रकृति बनाना क्यों महत्वपूर्ण है? प्रजनन के दौरान क्यों महत्वपूर्ण है बताइएगा भाई। तो लक्षणों की वंशागत के लिए, वंशानुगत, जैसे कि हमारे दादा परदादा कैसे थे, हम कैसे हैं, हमारी अगली पीढ़ी कैसी होगी, यह डीएनए की प्रकृति बहुत महत्वपूर्ण है इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 24, देखो क्वेश्चन नंबर 24 को हम देखते हैं, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मछली संवर्धन कल्चर फिशेरी शब्द का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? तो ये क्या होता है, जब हम मछलियों को पालते हैं तो उसको कहते हैं कल्चर फिशेरी शब्द कहते हैं, मतलब मछली का संवर्धन करना। संवर्धन का मतलब होता है पालन पोषण करना, तो मछली का पालन पोषण करना होता है। अगला क्वेश्चन है, क्लोरीन का आंशिक परमाणु द्रव्यमान निम्न में से किसके कारण होता है? ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है प्रश्न, देखना प्रश्न दिया हुआ है बहुत महत्वपूर्ण, दिया हुआ है समस्थानिक की उत्पत्ति, जो समस्थानिक की उत्पत्ति होती है सबसे मेन होता है क्लोरीन का आंशिक परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, तो ये रहा साइंस का क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। अगर आप कमेंट करेंगे तो हम आपको ऐसे ही निरंतर वीडियो लाते रहेंगे।